यस 1। वो टूल का केस, दिस केस। आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, अभी आवाज सही आ रही है? जी जी सर, आवाज़ आ रही है ठीक। ओके, अगर आवाज में डिस्टॉर्शन हो तो मुझे बता दीजिएगा। ओके, जेंटल जाइंट एक मूविंग कंपनी है। आप में से कितने लोगों को पता है कि मूविंग कंपनी किसको कहते हैं? अमेरिका और यूरोप में लोग चूंकि एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत जाते हैं। और ये तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो तुम लोग फेल हो जाओगे, ये तुम लोग पहले नोट कर लो। इतने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि लोग जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो आपको पता है घर में 2-3 दिन लोग रहते हैं, और फिर उसके अलावा बाकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, अब एज उनकी बढ़ती जा रही है क्योंकि नौजवान लड़के लड़कियां कम है उनके सोसाइटी में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और अगर हैं भी तो मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं या लोग सिंगल रहते हैं, तो मूविंग का काम उनके लिए जो है वो खुद से करना मुमकिन नहीं है। वहाँ पे मूविंग की कंपनीज हैं जो कि आपका सारा सामान पैक करते हैं। उसी तरह से जा कर के दूसरी जगह पे आपको फिर अनपैक करके और लगा कर दे देते हैं कि जनाब जिस जो सामान जिस जगह पे चाहिए। क्योंकि ये दे चार्ज फॉर इट। लेकिन आमतौर पे अमेरिका में ये होता है कि जब आप एक शहर से दूसरे शहर में जॉब पे जाते हैं तो लोग आपको जो आपके एम्प्लॉयर होता है वो आपको मूविंग का अलाउंस देता है, $10,000, $15,000। आवाज़ नहीं आ रही। तो आपका एम्प्लॉयर अलाउंस देता है चूंकि, तो इसलिए वो इस अलाउंस को यूज करते हैं एक शहर से दूसरे शहर में मूव करने के लिए। जी रेहाना। अस्सलाम वालेकुम सर। आसान। सर आप मेरे ख्याल से चैप्टर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। हम चैप्टर 2 पे थे, हमारा लास्ट खत्म होने वाला था बस चैप्टर 2। अच्छा। हम चैप्टर 2 में एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी पढ़ चुके थे। हम्म। उसके बाद बात से तो तुम आपको सही स्टार्ट कह रही करना हो। चलो शुक्र है किसी में तो अकल है। सर मैनेजमेंट साइंस थ्योरी से स्टार्ट करना था हमने। चलो किसी में तो अकल है तुम में से, वरना मैं तुम लोगों को कुछ भी पढ़ा दूँ तुम लोगों को पता ही नहीं चलेगा। कोई एक तो ऐसा है। अच्छा, कंटीजेंसी थ्योरी पे हमने बात की थी, राइट? अच्छा, हमने सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं किया था ऑर्गेनाइजेशन पे, राइट? अच्छा, ऑपरेशंस मैनेजमेंट पे हमने बात कर लिया था कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को कैसे मैनेज करते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन सिस्टम्स कैसे यूज़ करते हैं, आईटी यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस नेटवर्क का यूज़ करते हैं। ये सब ऑपरेशंस मैनेजमेंट में आता है।
TQM की बात कर ली थी। देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चल रही है, मैनेजमेंट साइंस थ्योरी के ये सारे एस्पेक्ट्स हैं कि दुनिया शुरू हुई थी क्वालिटी कंट्रोल से। क्वालिटी कंट्रोल का क्या तरीका होता था कि प्रोडक्शन हो रही होती थी, वहाँ से कुछ सैंपल उठाकर क्वालिटी कंट्रोल वाले ले आते थे, उसको मेजरमेंट करते थे और उसके ऊपर जो भी टेस्ट अप्लाई करना होता था वो अप्लाई कर देते। अगर वो सैंपल्स पास हो जाते थे तो पूरा लॉट पास कर देते थे, और अगर सैंपल फेल हो जाता तो पूरा लॉट फेल हो जाता, पूरा लॉट रिजेक्ट करना पड़ता। ये एक एक्सपेंसिव मेथड था, लेकिन चूंकि उस ज़माने में इससे बेहतर कोई मेथड लोगों ने डिवाइस नहीं किया था, तो क्वालिटी कंट्रोल का ज़माना था वो। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस का ज़माना आया। क्वालिटी एश्योरेंस में क्या करते थे कि वो उन्होंने कहा कि यार पूरा टेलीविज़न बनाने के बाद जब हम उसे टेस्ट करते हैं और वो टेलीविज़न काम नहीं करता तो हम पूरे टेलीविज़न को डिस्कार्ड कर देते हैं। हालांकि पूरा टेलीविज़न हो सकता है किसी छोटे से कंपोनेंट की वजह से काम नहीं कर रहा हो, तो इसलिए हमें चाहिए कि कंपोनेंट लेवल पे क्वालिटी लेकर के आए। तो उन्होंने इनपुट जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, चेक करना शुरू कर दिया। इस तरह क्या होता है कि आप छोटे कंपोनेंट की अगर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है तो वहीं पे उसको आप कंट्रोल कर लेते हैं, बजाय इसके कि जब पूरा फिनिश गुड्स बन जाए और फिर आप क्वालिटी कंट्रोल करें, तो दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जब ये सिस्टम शुरू हुआ कि आपने कंपोनेंट वाइज चेक करना शुरू किया, तो ये क्वालिटी एश्योरेंस का ज़माना कहलाता है। उसके बाद फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ज़माना आया। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ज़माने में इन्होंने कहा कि भाई क्वालिटी किसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होनी नहीं चाहिए, क्वालिटी तो हर एक इंडिविजुअल की जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्वालिटी डिपार्टमेंट एज सच ख़त्म कर दिया गया और तमाम प्रोडक्शन के लोगों की, मेंटेनेंस के लोगों की, मार्केटिंग के लोगों की, कस्टमर सर्विस के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि क्वालिटी वो मैनेज करेंगे। TQM का ज़माना जिसको कहते हैं। और उसके बाद फिर सिक्स सिग्मा और इस तरह की दूसरी इम्प्रूवमेंट्स इसके अंदर आए और अभी तक ये चल रहा है। तो ये क्वालिटी का सफ़र है जो कि आपने अब तय किया। टोयोटा ने सबसे पहले क्वालिटी डिपार्टमेंट को ख़त्म किया था और कहा था कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी एम्प्लॉई। अब बाद में बहुत सारे लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, इसीलिए टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम को बहुत ज़्यादा रेफर किया जाता है दुनिया में, बिकॉज दे हैव वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन सिस्टम इन द वर्ल्ड। फिर उसके बाद जब IT आया तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का दौर आया, और ये कहना है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का दौर IT के बाद आया है तो ये कोई सही स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का कोई ना कोई प्रोसेस मैनेजमेंट अपने पास रखती थी। चाहे मैनुअली लोग काम करते थे और मैनुअल काम करके डेटा को एनालाइज करके सिंथेसाइज करके समराइज फॉर्म में या रिक्वायर्ड फॉर्म में सीनियर मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते थे। अगर जो एक टीडियस काम होता था, कम्बरसम जॉब होती थी, लेकिन वो ये करते थे, और वो भी एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम था, दैट वाज नॉट IT बेस्ड। फिर उसके बाद IT सिस्टम आ गया तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ज़्यादा एडवांस होना शुरू हो गया। अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इस तरह का है कि आपके पास ERPs हैं, इंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं, और वो सॉफ्टवेयर पूरे इंटरप्राइज के तमाम रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, वेदर इट इज़ इंजीनियरिंग रिसोर्सेज, वेदर इट इज़ मैन पावर और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, तमाम रिसोर्सेज को ये कंट्रोल करते हैं। तो ये जमा कहलाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अभी भी कहते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन बाद में इसको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहना शुरू कर दिया। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इसलिए कि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कुछ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन की करके दे देता है, तो आपको इंफॉर्मेशन के अंदर इंफॉर्मेशन लेने में बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करता है। वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आ गया, तो आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे सिस्टम आ गए। और अब तो ERP में भी ये कमाल आ गया है कि ERP में आपको इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है जैसे कि पहले आप करते थे JD एडवर्ड पे या SAP पे या Oracle पे, बल्कि अब वो आपको आप पर मंथ रेंट पे ले सकते हैं इस तरह के सिस्टम। क्योंकि अब आ गया है एक चीज़ जिसको हम कहते हैं पास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इसमें ए दरमियान के दोनों स्मॉल है, P और S कैपिटल है, पास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर भी एज ए सर्विस आ गया है, SaaS। वो भी यही है कि जनाब आप जैसे गूगल है, गूगल एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। क्यों? क्योंकि इसके मेरे पास तो मीट का सॉफ्टवेयर नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि मैं आपसे बात कर सकूं, लेकिन मीट ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है कि मैं आपसे बातचीत भी कर सकता हूँ, पढ़ा भी सकता हूँ आपको।
तो ये बेसिकली सर्विस कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है? गूगल प्रोवाइड कर रहा है। तो गूगल अब एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस बन गया है। आपके मोबाइल की भी बहुत सारी सर्विसेज करता है, एंड्रॉयड का सारा सिस्टम वो प्रोवाइड करता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो अब दुनिया में प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आ गए, जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे सॉफ्टवेयर फ्री भी हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिसके लिए आपको मंथली रेंट पे करना होता है। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब वो लोग भी जो पहले आईटी सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब आईटी सिस्टम को अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज ये आपके अब प्रिक्योरमेंट नहीं है बल्कि रेंटल सिस्टम पे है, लीज के ऊपर है। और आप जितने चाहें उसके आप एक्सेस के लिए लाइसेंसेस खरीद सकते हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकती तो कुछ की लोगों के लिए आप लाइसेंसेस ले सकते हैं। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्रिहेंसिव वे में एआरपी को यूज़ करना चाहती है तो फिर बहुत सारे लोग उस लाइसेंस को यूज़ करते हैं। अभी दुनिया में जो है बेसिकली टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए जिसको हम टीपीएस कहते हैं। उसके अंदर सबसे पहले तो वो लीन मैन्युफैक्चरिंग लेकर के आए, जिसको लीन रेवोल्यूशन कहते हैं। फिर वो जस्ट इन टाइम लेकर के आए। जस्ट इन टाइम पता है आपको? सिक्स सिग्मा लेकर के आए। तो उन्होंने पूरे प्रोडक्शन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। एनीवन हु कैन टेल मी जस्ट इन टाइम सिस्टम? आप में से सप्लाई चेन के भी तो लड़के हैं, तो बताएं व्हाट इज जस्ट इन टाइम सिस्टम? क्या हुआ? तुम लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है? देखो, पहले प्रोडक्शन के लिए, रिलायबिलिटी के लिए ये समझा जाता था कि आप बहुत सारे नबील अहमद, आप तक आवाज पहुंच गई जी, बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप वालेकुम। हमें जवाब नहीं आ रहा, मुझे जवाब सर नहीं आ मेरी रहा, आवाज़ आ किसी को रही है आपको? जवाब दीजिए। जिसको जवाब आ रहा है वो बताए। सर हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में पढ़ा था कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड होता है और गुड्स रिसीव जो आपकी होती है सप्लायर्स की, जो नीडेड होती है उसको अचीव करने के लिए जस्ट इन टाइम को यूज़ करते हैं। जी, पहले ये होता था कि बिल्कुल सही है नबील, वेरी गुड, मैं तुम्हें थैंक यू। मार्क कर दूंगा इंशाल्लाह। पहले ये होता था कि आप अपना जो इन्वेंट्री होता था, एहतियातन आप 1 महीने 2 महीने की हर आइटम की इन्वेंट्री रखते थे। अब एक गाड़ी बनाने के लिए 2000 कंपोनेंट्स चाहिए मेजर, तो इसका मतलब है 2000 कंपोनेंट्स की आप 2 महीने के लिए इन्वेंट्री रखते थे। आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लीजिए कि 2000 कंपोनेंट के 2 महीनों की जो आप इन्वेंट्री रखते थे, तो उससे 50,000 गाड़ियाँ तो बनती होंगी। तो 50,000 गाड़ियाँ आपकी इन्वेंट्री में पड़ी होती थी, उसको आप कभी भी असम्बल नहीं करते थे। बल्कि ये होता था कि आप जब कोई जैसे ही वो इन्वेंट्री कम होती थी तो आप और इन्वेंट्री ऑर्डर कर देते थे, क्योंकि प्रोडक्शन के दौरान अगर आपके पास आइटम नहीं होता था तो आपकी प्रोडक्शन रुक जाती थी। अच्छा, जापान में लोगों की ट्रेनिंग इतने परफेक्ट तरीके से होती है स्कूल सिस्टम में कि वो एक वे ऑफ लाइफ है, उनका जो फिलॉसफी है वो पूरी दुनिया के लोगों से डिफरेंट है। उनकी जो कमिटमेंट है, उनके जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, उनकी जो परफेक्शन है, और परफेक्शन इज नॉर्मल फॉर देम। परफेक्शन इज नॉर्मल फॉर देम। तो वो फिर कहते हैं कि जनाब उन्होंने क्या किया कि, और चूंकि उनके सप्लायर बहुत क्लोजली काम करते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होती है सप्लायर के साथ उनकी, तो इसलिए वो उन्होंने अपने सप्लायर से बात की कि भाई तुम हमें जो आइटम सप्लाई करते हो, बजाय इसके कि 2 महीने के आइटम सप्लाई करो, तुम हमें 1 वीक के आइटम सप्लाई करो। तो उन्होंने 1 वीक के आइटम सप्लाई करना शुरू कर दिए। प्रोडक्शन चूँकि वैसे भी आईटी से लिंक्ड थी, आईटी एनेबल्ड थी, तो वो अपना अपना सारे वेंडर खुद ही देख लेते थे कि नेक्स्ट वीक इनका प्रोडक्शन का शेड्यूल क्या है, क्योंकि वहाँ तो गाड़ियाँ बनती हैं टेलर मेड, जिस तरह से कस्टमर कहता है कि मुझे इसके अंदर ऑडियो सिस्टम, वीडियो सिस्टम या सीट्स चाहिए, उसके हिसाब से वो बनाते हैं। तो इसलिए वो जब वो फीड हो जाता था डिस्ट्रीब्यूटर के पास से या रिटेलर के पास से कि जनाब ये गाड़ियाँ चाहिए, तो टोयोटा के सिस्टम में फीड हो गया। वो रेलिवेंट सप्लायर अपने अपने आइटम्स देख लेते थे और 1 वीक पहले वो आइटम सप्लाई कर देते थे। वो 2 महीने से अपना अपना जो इन्वेंट्री है वो 1 हफ्ते पे ले आए। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी सेविंग हुई होगी उनको, कि वो जो 7 वीक्स की इन्वेंट्री थी अब उन्हें रखने की ज़रूरत नहीं थी, अब जस्ट 1 वीक की इन्वेंट्री रखते थे।
उसके बाद भी वो रुके नहीं, क्योंकि वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में बिलीव करते हैं। उसके बाद वो उसको 1 डे पे ले आए। आज जो प्रोडक्शन करनी है, रात में सप्लायर या अर्ली मॉर्निंग सप्लायर अपने आइटम सप्लाई कर देगा। ये जस्ट इन टाइम का आइडियल कॉन्सेप्ट है जो टोयोटा इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसको बहुत सारे लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की, फोर्ड मोटर ने कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन एक दिन पे वो भी नहीं ला सके। वो भी उसको 7 डेज या 1 वीक पे लेकर के आ गए, तो उनकी भी बहुत कॉस्ट सेविंग हुई है। लेकिन जापान में तो 1 डे पे ले आए हैं कि आज जो प्रोडक्शन होगी उसका सारा रॉ मटेरियल शाम में आता है, अर्ली मॉर्निंग आता है। उसके बहुत सारे फायदे, एक तो आपका इन्वेंट्री में पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरा फायदा ये है कि आपको इन्वेंट्री के लिए स्पेस, आपकी जगह बच जाती है। टोयोटा है, और आपको पता है टोक्यो इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव सिटी, तो वहाँ पे अब आपको इन्वेंट्री रखने के लिए वेयर हाउस की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपके सप्लायर कहते हैं जनाब हम आपके इसमें वेयर हाउस में अपने आपके प्रेमिसेस में अपनी इन्वेंट्री रखेंगे, एंड व्हेन यू नीड वी विल सप्लाई यू, तो टोयोटा उसके लिए चार्ज करता है उनसे, वेयर हाउस स्पेस की रेंट चार्ज करता है। तो इस तरह से उन्होंने जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें की, एंड दे सेव लॉट ऑफ मनी। दैट्स वाई टोयोटा इज़ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांड इन द वर्ल्ड। एक ज़माने में टोयोटा के बारे में कहा जाता था कि किसी भी चीज़ के ऊपर 4 पहिए लगे हुए हैं, उसके ऊपर टोयोटा का मोनोग्राम लगा दो तो वो बिक जाएगा। टोयोटा टोयोटा इज सो सक्सेसफुल। टोयोटा इज द लार्जेस्ट ऑटोमोटिव कंपनी इन द वर्ल्ड। जी सुबैर, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नहीं है इसमें, ये चीज थी जो आपने बताया कि है ना इन्वेंट्री का, अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमने आज देखा अपनी, मैं भी ऑटो सेक्टर में हूँ, तो जी जी इसमें जो जितने पार्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं सर, जैसे डॉलर बढ़ गया और जितनी चीजें इंपोर्ट की मतलब बंद हुई, तो जिसकी वजह से सर हमने इन्वेंट्री नहीं रखी थी, जिसकी वजह से हमारे 2 छोटे छोटे प्लांट है ना वो भी बंद हो गए। सही अगर में। इन्वेंट्री होती थी मतलब के, तो पहले कभी भी प्लांट बंद नहीं हुए। तो सही में। जिसमें मैन पावर का चले जाना, फिर जारी सी बात है, अगर मैन पावर चली जाती है एक्सपीरियंस वाली, फिर उनको दूसरों को हायर करना, ट्रेनिंग देना, या इन्हीं बंदों को अगर बुलाना है तो ज्यादा सैलरियों पे बुलाना, तो सर ये भी एक डिसएडवांटेज है इस पे। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जस्ट इन टाइम को जैपनीज सिर्फ अपने कंट्री में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सके, फोर्ड भी इसे नहीं इम्प्लीमेंट कर सका। फोर्ड को भी उसको 1 वीक पे ले जाना पड़ा। और हमारे यहाँ तो और बहुत सारे इश्यूज हैं, डॉलर का रेट है, बहुत सारे आइटम्स इम्पोर्टेड हैं, डिलीशन प्रोग्राम पे हमने काम नहीं किया। लोकल वेंडर्स जो चीज़ें सप्लाई करते हैं वो इतने क्रिटिकल कंपोनेंट नहीं होते, तो आप ये मेथड नहीं इस्तेमाल कर सकते। करेंगे तो आपके लिए सेफ्टी मार्जिन के लिए आप एक 1 मंथ का या इस तरह से कोई आप इन्वेंट्री रखेंगे। ओके, तो ये पाकिस्तान के लिए नहीं है जस्ट इन टाइम। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि जापान में शुरू से जो स्कूल में पढ़ाया जाता है और जो कल्चर है उनका, वो उसकी वजह से वो जस्ट इन टाइम उनके यहाँ सक्सेसफुल है। जो कमिटमेंट का लेवल है, इस वजह से जस्ट इन टाइम उनके यहाँ सक्सेसफुल है। उनके यहाँ ट्रेन 20 सेकंड लेट हो जाती है तो मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर 20 मिनट के लिए रुकू में खड़े होकर के पूरी कौम से माफ़ी मांगता है। उनका कल्चर बहुत डिफरेंट है, वो टाइम में परफेक्शन लेकर के आए हैं, और वो परफेक्शन के साथ काम करना उनके लिए नॉर्मल है। तो ये पाकिस्तान में थोड़ी हो सकता है। पाकिस्तान में तो आपको अभी कौम को तरबियत करने के लिए पता नहीं कितना टाइम लगेगा, वो भी आप राइट डायरेक्शन में जाएंगे जब। जी फैजान। यस फैजान, व्हाट इज योर क्वेश्चन? यस राफे, व्हाट इज योर क्वेश्चन? जी सर, मैं यही कहने लगा था कि जस्ट इन टाइम जो है ये वही बात है कि हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती। अब जी जैसा आपने जापान में बताया कि वहाँ पे सारी चीजें, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, वो हाँ इन्वायरमेंट बिल्कुल उस पॉलिसी के लिए एडिक्वेट था, तो वहाँ पे होता। हमारे यहाँ तो डॉलर का रेट तो छोड़ें, इम्पोर्ट ड्यूटीज कितनी है, उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कितनी है, पॉलिटिकल से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स है, तो इस वजह से ये हर जगह अप्लाई हो भी नहीं सकता है। और सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ये है ना उनके लिए एटीट्यूड फिर, चेंज। हमारे लिए फिर जी बिल्कुल, और फिर हमारे लिए फिर यही है कि हम पहले से जो है वो डॉलर का रेट, क्योंकि एक जगह जब हो तो हम उसी हिसाब से अपनी इन्वेंट्री को जो है वो जिस इंपोर्ट प्राइस के करें। ऊपर आप उसके बाद जब देना नेक्स्ट, जी, जी जी बोले। जब जब नेक्स्ट टाइम अगर हम अपनी वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो इंक्रीज प्राइस में सेल करें, क्योंकि हमारे पास जब नेक्स्ट टाइम जब इन्वेंट्री आएगी स्पेयर पार्ट्स की, तो वो ऑलरेडी फिर बड़े दामों में आएगी, क्योंकि वो इम्पोर्ट ड्यूटीज और डॉलर के रेट इंक्रीज होने की वजह से। जी, हमारे कंडीशंस डिफरेंट हैं तो हम जस्ट इन टाइम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए पाकिस्तान में 1300 सीसी टोयोटा की जो कार है
वो अमेरिका में जिस प्राइस में लेक्सस मिलती है ना, यहाँ 1300 सीसी की कार उससे ज़्यादा महंगी है। लेक्सस टोयोटा की लग्जरी गाड़ी है। तो ये फ़र्क इसी वजह से है कि यहाँ पे वो एफिशिएंसी के मेथड्स इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकते, और वो रीज़न उसका यही है कि हमारे यहाँ जो लोगों का कल्चर है, सिस्टम है, वर्क एटीट्यूड है, वो सारा गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिसी है, वो सब चीज़ें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने डिलीशन प्रोग्राम दिया था इनको, लेकिन उन्होंने डिलीशन प्रोग्राम की परवाह ही नहीं की ऑटोमोटिव सेक्टर ने, और ना आप इस काबिल हैं कि उनसे सवाल पूछ सकें कि भाई आपने डिलीशन प्रोग्राम पे क्यों नहीं अमल किया। डिलीशन प्रोग्राम दिया गया था जब ये ऑटोमोटिव वाले आए थे पाकिस्तान में, जैपनीज ऑटोमोटिव, तो उनको कहा गया था कि आप आहिस्ता आहिस्ता लोकल कंटेंट लेकर के आएंगे, और ये तय हुआ था कि 70-80% वो लोकल कंटेंट लेकर के आएंगे। और अभी भी 40-50% से ज़्यादा लोकल कंटेंट नहीं है, और लोकल कंटेंट में वो चीज़ें हैं जिसको इम्पोर्ट करना इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जैसे स्टील है, पेंट का भी मुझे नहीं पता, स्टील है, बम्पर है, टायर है, सीट्स हैं, इस तरह की चीज़ें वो लोकल यूज़ करते हैं, बाकी सारा इंपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात यह कि वेंडर इंडस्ट्री को डेवलप करने के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, ना ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने कोई ख़ास काम किया, ना गवर्नमेंट ने कोई काम किया, ना प्राइवेट सेक्टर से किसी ने इनिशिएटिव लिया। तो इसलिए ऑटोमोटिव के जो वेंडर्स हैं वो भी इतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुए। ये सब इश्यूज़ हैं। इस वजह से आपको एज ए थ्योरी तो हम बता देते हैं कि जस्ट इन टाइम ये है, मगर ये सवाल जब आप करते हैं ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता, तो उसके ऑब्वियस रीजंस हैं क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ डिस्कस की गई है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। वो उन्होंने डिस्कस किया ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, और आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम डिस्कस किया होगा। ओपन सिस्टम एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसके अंदर आप सिस्टम को आइसोलेट नहीं कर सकते, और उसमें बाहर से भी चीज़ें आ रही हैं और इसकी चीज़ें भी बाउंड्री से बाहर जा रही हैं। जैसे रिवर एक ओपन सिस्टम है, उसके अंदर चरिंद परिंद आकर के पानी भी पी रहे हैं, उससे लोग, रिवर इज एन ओपन सिस्टम। और कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनको कि आप आइसोलेट करके देख सकते हैं, वो कहलाता है क्लोज सिस्टम। तो जिसको आप आइसोलेट करके आप देख सकते हैं वो क्लोज सिस्टम है। और ऑर्गेनाइजेशन तो बहरहाल एक ओपन सिस्टम होती है इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत सारे एक्सटर्नल चीज़ें भी इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें भी बाहर जा रही होती हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन भी एक ओपन सिस्टम होता है। लेकिन अगर आप क्लोज सिस्टम को स्टडी करें, जैसे मेरे पास ग्लास है, ग्लास में पानी रखा हुआ है, मैं कहता हूँ कि ये मेरा सिस्टम है, तो दिस इज़ अ क्लोज सिस्टम, और मैं उसके ऊपर कोई लिड भी रख देता हूँ, तो नाउ दिस इज़ अ क्लोज क्लोज सिस्टम। मैं ऐसे फोकस कर रहा हूँ ग्लास के ऊपर, और उसके इर्द गिर्द जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब यूनिवर्स कहलाती है। क्लोज सिस्टम को जब आप स्टडी करते हैं तो उसमें आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि इसका इनपुट क्या है, इसका प्रोसेसिंग क्या हो रही है, और इसका आउटपुट क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप बहुत ही सिंपल लेवल पे देखेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट है, प्रोसेसिंग है और आउटपुट है। आप रिफाइनरी को देख लीजिए, आप फर्टिलाइज़र कंपनी को देख लीजिए, आप आगा खान को देख लीजिए, किसी भी सर्विस कंपनी को आप, किसी भी एग्रीकल्चरल कंपनी को, किसी भी आप इंडस्ट्री को देख लें, वहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा तो इनपुट है, प्रोसेसिंग है और आउटपुट है। यानी यूनिवर्सिटी के आप इनपुट है, आपका जो है वो आउटपुट, और हम प्रोसेस करते हैं। कोई बात नहीं भाई वालिद साहब, और उसके बाद आप उसको, आप ग्रेजुएट होकर आउटपुट हो जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो आप परफॉर्म करते हैं, तो पता चलता है जनाब थैंक यू सर, थैंक यू। यू वेलकम। तो ये सिस्टम कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स हों उनको आप छोटे छोटे इस तरह के क्लोज सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और हर सिस्टम आउटपुट किसी दूसरे सिस्टम में
सॉरी जनाब, वॉइस इसलिए नहीं आ रही थी कि वो आपके डीजी साहब का फ़ोन आ गया था, तो वो मुझे अटेंड करना ज़रूरी था। अच्छा जनाब, तो ये एक कायदा होता है किसी भी चीज़ को स्टडी करने का, और जब भी आप साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो आपको आइसोलेट करना पड़ता है कि मैं सिर्फ इतना पोर्शन स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि आप पूरे यूनिवर्स को स्टडी नहीं कर सकते। पूरे यूनिवर्स को स्टडी करेंगे तो यू विल बी लॉस्ट। इसलिए सिस्टम वे में सिस्टम को डिफाइन किया जाता है। अच्छा, अभी बताते हैं। सिस्टम को डिफाइन किया जाता है ताकि आप सिस्टम की वजह से ये बता सकें कि आपका जो फोकस ऑफ स्टडी है वो कितना है। और सिस्टम डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि उस सिस्टम का कोई इनपुट होगा, वहाँ पे कोई प्रोसेसिंग होगी, और फिर उसका आउटपुट होगा। जैसे खुदा ना खास्ता रात में आपके पेट में दर्द हो जाए, तो आप दौड़े हुए किसी के साथ जाते हैं आगा खान। अब आगा खान के लिए पेशेंट इज इनपुट, और आगा खान में जाने के बाद जाहिर है कि चूंकि उनके पास स्टाफ भी है और डॉक्टर्स भी है, तो वो आपके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करते हैं। कोई दवाई देंगे, कोई इंजेक्शन लगाएंगे, कोई टेस्ट लेंगे। अब प्रोसेसिंग करने के बाद जब आपका पेट का दर्द सही हो जाएगा तो आपको घर वापस दे देंगे। तो आप बीमार हालत में आए थे, उन्होंने कोई प्रोसेसिंग की, अब प्रोसेसिंग के बाद आप ठीक हो गए तो घर भेज दिया, तो आउटपुट क्या था? क्योर्ड पेशेंट। इल पेशेंट वॉज इनपुट, प्रोसेसिंग की गई, अब प्रोसेसिंग के बाद क्योर्ड पेशेंट वॉज आउटपुट। इसी तरीके से आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वाई यू गो टू ए रेस्टोरेंट? बिकॉज बेसिकली यू आर हंग्री। तो आप वहाँ से किसी से मीटिंग भी करना चाहते हैं, ये भी वजह हो सकती है, हैंग आउट करना चाहते हैं, बट बेसिकली यू आर हंग्री। तो आप सारे जितने भी दोस्त गए वो सब वहाँ पे बैठ गए। आप वहाँ पे इनपुट है, अब वो क्या करेगा? प्रोसेस करेगा फूड को प्रोसेस करके ला के आपके सामने देगा, रखेगा, यू विल ईट इट। खाने के बाद आप सेटिस्फाइड चले जाएंगे, तो दैट इज़ द आउटपुट ऑफ द रेस्टोरेंट। तो ये इस तरह से आप सारी चीज़ों को, दुनिया में जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, उनको छोटे छोटे सब सिस्टम्स में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। और जब तक कि आप छोटे छोटे सब सिस्टम्स में डिवाइड नहीं करेंगे, आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड वे में बहुत सारे वेरिएबल्स के साथ स्टडी नहीं कर सकते। आपको पता है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ भी, जब किसी ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने 3 ही वेरिएबल्स लिए थे, और उसमें से भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखा था। डिफाइन किया कि जनाब वॉल्यूम इज इनवर्सली, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये और प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। क्या किया गया था? एक सिस्टम लिया गया था, उसके ऊपर जो है उन्होंने उस सिस्टम में क्या था? एक गैस थी, उसके ऊपर उन्होंने इनपुट डाला प्रेशर, आउटपुट क्या हुआ? वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। तो ये स्टडी करने से उनको पता चल गया कि जनाब देयर एग्जिस्ट सम बॉयल्स लॉ। तो जितनी भी स्टडीज़ होती हैं वो इसी तरह स्टडी की जाती हैं कि आप उनको छोटे छोटे सिस्टम्स में डिवाइड करते हैं। लार्जर स्केल के ऊपर भी सिस्टम होता है, जैसे नेशनल रिफाइनरी में रॉ पेट्रोलियम आता है, और वो रॉ पेट्रोलियम को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके डीजल जनरेटर भी बनाते हैं, पेट्रोल भी बनाते हैं, केरोसिन ऑयल भी बनाते हैं, JP5 फ्यूल भी बनाते हैं जो जहाज़ में डलता है, और फिर कुछ गैस भी निकलती है। तो ये सारा, और उसके अलावा बहुत सारा वैक्स भी मिलता है जिससे आप दूसरे केमिकल्स निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि इसके अंदर एक इनपुट है, प्रोसेसिंग है और आउटपुट है। लेकिन इस पूरे सिस्टम के अंदर फिर बहुत सारे सिस्टम्स हैं। कोई कंप्रेसर चल रहा है, कंप्रेसर गैस ले रहा है, उसको प्रेशराइज करता है, ये प्रोसेसिंग है, प्रेशराइज करके किसी को दे देता है, वो आउटपुट है। तो आपको चाहे कोई इंजीनियरिंग का सिस्टम समझना हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम समझना हो, या कोई यूनिवर्स का सिस्टम समझना हो, आप उसको जब तक के छोटे छोटे सिस्टम्स में डिवाइड नहीं करेंगे, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। और क्लोज सिस्टम को समझना ज़्यादा आसान होता है, ओपन सिस्टम को समझना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ओपन सिस्टम को इसलिए डिफिकल्ट समझना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उसके अंदर आप आइसोलेट नहीं कर सकते वेरिएबल्स को, उसके ऊपर वेरिएबल्स कॉन्स्टेंटली अप्लाई हो रहे होते हैं। और आप भी किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करके इसी तरीके से स्टडी करेंगे, देन यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये स्टडी की क्यों जाती है? अच्छा, तो स्टडी इसलिए की जाती है ताकि
आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके बेहतर तरीके से किसी भी सिस्टम के बारे में। और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कोई साहब इनपुट ले रहे हो, प्रोसेसिंग कर रहे हो और आउटपुट को अलमारी में रख देते हो। जो भी प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है, कंप्यूटर की शीट बनती है, वो अलमारी में रख देते हैं। इनका आउटपुट किसी के पास जा नहीं रहा। अगर इनका आउटपुट किसी के पास जा नहीं रहा, वो किसी का इनपुट नहीं है, तो प्रोबेबली इन साहब की ऑर्गेनाइजेशन में कोई ज़रूरत नहीं है, इस प्रोसेसिंग को की ऑर्गेनाइजेशन में कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह जैपनीज स्टडी कर करके जितने भी प्रोसेसेस वो कहते हैं कि जो इसका ताल्लुक कस्टमर सर्विस से नहीं है, जिसके अंदर हम कस्टमर के लिए वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, वो वेस्ट है। वेस्ट को ख़त्म कर दो। उसको जैपनीज में मूदा कहते हैं, MUDA, मूदा। वो कहते हैं वेस्ट को ख़त्म कर दो। वेस्ट को कैसे ख़त्म करेंगे? जब सिस्टम को पढ़ेंगे, सिस्टम को समझेंगे। इसलिए जैपनीज दे आर नोन फॉर ब्रिंगिंग स्मॉल स्मॉल इम्प्रूवमेंट रादर देन वन बिग इम्प्रूवमेंट। वो कोई लीप या जाइंट मूवमेंट नहीं करते, बल्कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे मूवमेंट ला करके, छोटे छोटे एक्सलेंस ला करके ऑर्गेनाइजेशन को पूरा एक्सलेंस पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इस वजह से यहाँ पे आपको ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम बताया गया, और सिस्टम होता क्या है ये बताया गया। ये यहाँ पे एक बताया गया ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है। इनपुट स्टेज है, इनपुट में रॉ मटेरियल है, ये उसके बाद प्रोसेसिंग स्टेज है, ये कन्वर्शन स्टेज है, और फिर वहाँ से आपको गुड्स और सर्विसेज मिल जाती हैं। सारी ऑर्गेनाइजेशन यही करती हैं। अब आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की समझ में नहीं आए तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कैसे काम करते हैं। अच्छा, सिनर्जी क्या होती है भाई? सिनर्जी तो तुम लोगों को पता होगा कि व्हाट इज सिनर्जी। हाँ बताओ। बहुत कॉमन सर वर्ड है, पिटा हुआ सर वर्ड है। सिनर्जी हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। कौन सा आप बोल रहे हैं? आवाज ही नहीं आ रही है। देखो, सिनर्जी को उर्दू में आसान तर्जुमा है 1 और 1 11। आप तो जब क्रिकेट टीम को जीतना होता है तो आप 11 खिलाड़ियों की टीम बनाते हैं। जी, जब आप एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा कर लें, यानी 1 और 1 2 हो गए, लेकिन वो 2 से ज़्यादा का आउटपुट दे रहे हैं, तो हम कहेंगे कि सिनर्जी क्रिएट हो, जिसके अंदर कहते हैं कि सम इज ग्रेटर देन द कंपोनेंट्स। तो सब मिल करके जो कंबाइंड एक्शंस करते हैं तो उसका आउटपुट ज़्यादा आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पे पॉजिटिव सिनर्जी क्रिएट करें। तो ये सिनर्जी जो आपके एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है और इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करती है। फैजान, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, कंटिजेंसी थ्योरी ये है, कंटिजेंसी थ्योरी सिचुएशनल थ्योरी है। फैजान, आप क्या करना चाह रहे हैं? कर लीजिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप अपना माइक बंद कर दीजिए। ओके, ठीक है भाई, अजान हो रही है तो ब्रेक दे देते हैं। तो 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम दोबारा क्लास शुरू करेंगे। Class will start after 10 minutes.
अस्सलाम वालेकुम and welcome back after Maghrib prayers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों को जो बता रहा था सिनर्जी के बारे में कि सिनर्जी बेसिकली उस वक्त क्रिएट की जाती है जब अकेले हज़ारों आदमी भी अलग-अलग काम करके वो रिजल्ट अचीव ना कर सकें। जैसे 1000 इंजीनियर हो, अकेले अकेले काम करें, पेट्रोलियम को रिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन वो सब मिल करके एक रिफाइनरी बनाए, रिफाइनरी में काम करेंगे तो फिर वो पेट्रोलियम को रिफाइन कर सकते हैं। वो 1000 आदमी कई हज़ार लोगों का काम कर लेंगे। दिस इज़ कॉल्ड सिनर्जी। और सिनर्जी की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में आती हैं। अगर सिनर्जी ना हो तो लोग अकेले अकेले काम करें। ये जो लोग टीम में काम करते हैं, लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उसकी वजह ये है कि दे वांट टू अचीव सिनर्जी। कोई कितना से बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, वो आगा खान अस्पताल के जितना काम नहीं कर सकता। 500 डॉक्टर भी अलग अलग काम करें तो दे विल नॉट कॉल्ड आगा खान हॉस्पिटल। तो आगा खान हॉस्पिटल बनाने के लिए फिर आपको डॉक्टर्स भी चाहिए, उनका मेडिकल स्टाफ भी चाहिए, सपोर्ट स्टाफ भी चाहिए। जब सब मिलाकर आप चीज़ बना लेते हैं, नाउ दे कैन प्रोसेस मोर पेशेंट्स एंड इन ए मोर एफिशिएंट मैनर। तो हम कहेंगे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सिनर्जी क्रिएट हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन में जब तक सिनर्जी क्रिएट होती है, ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट भी रहती है और इफेक्टिव भी रहती है। अच्छा, कंटिजेंसी थ्योरी बेसिकली तो पढ़ाया जाता है लीडरशिप के अंदर, लेकिन कंटिजेंसी थ्योरी का मतलब ये है कि जनाब आपके सामने एक सिचुएशन होती है और उस सिचुएशन के अंदर डिफरेंट मैनेजर्स डिफरेंट तरीके से उसको हैंडल करते हैं। तो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोई एक बेस्ट तरीका नहीं है। आप ये नहीं बता सकते कि जनाब एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ये बेस्ट तरीका है, इस तरीके से आप चलाते रहिए और अगले 100 साल तक आप उस ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। बल्कि क्या है कि जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की एक्सटर्नल सिचुएशन है, जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल सिचुएशन है, बेस्ड ऑन दोज सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव है डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन डिसीजन लेता है और वक्त के साथ साथ वो डिसीजन चेंज भी होते रहते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन चेंज हो रही होती है। दिस इज कॉल्ड कंटिजेंसी थ्योरी। तो इसलिए आपको जो यहाँ पे कंटिजेंसी थ्योरी में लेसन दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि चूंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, तो कोई एक रेसिपी फॉर सक्सेस नहीं है। और एक दफ़ा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक रेसिपी सक्सेसफुल हो भी गई है, इट डजंट मीन कि इट विल वर्क फॉर एवर। और इस फैलेसी की वजह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन फेल भी हुई हैं कि दे थॉट कि ये हमारी स्ट्रेटेजी पास में चलती रही है, अब भी चल रही है तो फ्यूचर में भी चलेगी ना। फ्यूचर में व्हेन सर्कमस्टांसेस विल चेंज तो आपको नए तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। अच्छा, ये मैनेजर पे भी डिपेंड कर रहा होता है। एक मैनेजर उसको किसी और तरीके से हैंडल करेगा, दूसरा मैनेजर उसको किसी और तरीके से हैंडल करेगा। तो देयर इज नो वन सिंगल बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज द ऑर्गेनाइजेशन। हर चीफ एग्जीक्यूटिव अपने अपने सर्कमस्टांसेस के लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करता है और दे मे बी करेक्ट, ओनली टाइम विल प्रूव दैट दे आर करेक्ट। तो आपके ऊपर जो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट है वो इम्पैक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और कंट्रोल सिस्टम्स पे। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का एनवायरनमेंट है, जैसे आप लोगों ने भी बताया कि टोयोटा पाकिस्तान में JIT इसलिए नहीं इम्प्लीमेंट कर सकता कि उनकी जो एनवायरनमेंट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द टोयोटा एनवायरनमेंट ऑफ टोयोटा इन जापान, एनवायरनमेंट ऑफ टोयोटा इन USA। तो इसलिए यहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव जो डिसीजन लेगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द डिसीजन which will be taken by a chief executive in Japan or in USA, क्योंकि इन सब के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। तो सबसे पहली चीज़ जो चीज़ आपके ऊपर असरअंदाज होती है वो होती है एनवायरनमेंट। आप ये PGD क्यों कर रहे हैं? आपके ऊपर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट कर रही है। एनवायरनमेंट ये इम्पैक्ट कर रहा है कि जनाब आप ये PGD नहीं करेंगे तो आपको मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रहेगी, मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस आपकी कम हो जाएगी, या ये कि आप ये करने के बाद आपकी मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी, जॉब में आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। या अगर आपने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो यू विल कंप्लीट नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये आप सबके एनवायरनमेंट भी डिफरेंट है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट डिफाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा,
और कंट्रोल किस तरह से होगा, कंट्रोल सिस्टम क्या होगा। और कंट्रोल सिस्टम की बेस के ऊपर आप मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है। अगर तो आपने उसको मैकेनिस्टिक रखना है तो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होगा, अगर आपने उसको ऑर्गेनिक रखना है तो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होगा। उसको ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, डिसेंट्रलाइज भी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सेम तरह के बिजनेस में आपको ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, बोथ आर सक्सेसफुल। तो इसीलिए एक काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर कोई एक रेसिपी नहीं है जो आपको कोई पढ़ा दे, यहाँ दिस इज द रेसिपी, उसके बाद आप कहीं भी चले जाएं दुनिया में, आप यू अप्लाई दिस एंड यू विल बी सक्सेसफुल एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नो, according to the circumstances of the organization you need to decide। तो मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर को कहते हैं, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर कहते हैं डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर को। अब और जो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर क्या होता है, आप में से कोई साहब बताएंगे? सर सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर तो वो होता है जो जितनी भी डिफरेंट, अगर एक कंपनी की 6 ब्रांचेस हैं तो वो सबको जो सेंट्रलाइज सिस्टम, एक फाइनेंस एक हो, HR हमारा एक हो, जो सबको कंट्रोलिंग कर रहा है एक ही जगह पे। जी सही बात है, और एक चीफ एग्जीक्यूटिव है जो सबके डिसीजन लेता है। तो हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कहें सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आर्मी इज ए सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और अब कंप्यूटर की वजह से ये मुमकिन है कि आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज बना सकते हैं, क्योंकि अब आप लिंक्ड हैं कंप्यूटर से, तो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत टाइम नहीं लगता। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन पहले सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज की तरफ गए थे ताकि वो क्विकली डिसीजंस ले सकें, और अब डिसेंट्रलाइज से वापस सेंट्रलाइज की तरफ जा रहे हैं ताकि ग्लोबल चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। ओके, अब ये चैप्टर जो आपका चैप्टर 3 है, ये इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर सारी जो चीज़ें हैं वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, इमोशंस, कल्चर, और फिर ये सब मिल करके मैनेजर एज ए पर्सन। तो ये मैनेजर इन्हीं चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है। आप एक मैनेजर है, आप ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ को मेंटेन करते हैं, इन्हांस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, लोगों के एटीट्यूड को डायरेक्शन देते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करते हैं। डिफरेंट लोग डिफरेंट एटीट्यूड्स के होते हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में डिफरेंट इमोशनल स्टेट में होते हैं, हाउ टू हैंडल देम। और ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मुश्किल पार्ट कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, उसको इम्प्रूव करना, और कल्चर के अंदर से जो नेगेटिव चीज़ें उसको निकालना, कल्चर में पॉजिटिव एलिमेंट्स डालना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में कॉम्पीट कर सके अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, और ये चीज़ें बहुत सबल चीज़ें हैं। ये बहुत सारी जो है वो चीज़ें ऐसी हैं जो कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सॉफ्ट स्किल्स है, और सॉफ्टवेयर चीज़ों के लिए यू डोंट हैव एनी फॉर्मूला, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड देम इन पर्सपेक्टिव, इन टोटलिटी, और उसको आप वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे इन्होंने जिस चीज़ से स्टार्ट लिया है, दैट इज़ पर्सनैलिटी ट्रेट्स। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लोग काम करते हैं और डिफरेंट पर्सनैलिटी के होते हैं, और एक ही पर्सनैलिटी के आदमी आप ऑर्गेनाइजेशन में हायर नहीं कर सकते, वरना ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो दूसरे मुख्तलिफ तरह के काम करने के लिए आपको मुख्तलिफ तरह की पर्सनैलिटीज़ की ज़रूरत होती है। अब पर्सनैलिटीज़ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो है वो बहुत रिसर्च भी हुई है और बहुत सारा काम भी हुआ है। तो अभी आपके किताब में जो है बेसिकली सिर्फ जो चीज़ डिस्कस की गई है वो डिस्कस की गई बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। पर्सनैलिटी ट्रेट्स को अगर आप डिफाइन करें तो 5 वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जिसके ऊपर आप उन्हें डिफाइन कर सकते हैं। तो एक है जो फैक्टर है, इसको करते हैं एक्स्ट्रावर्जन। कुछ लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट कैसे लोग होते हैं? जो आराम से लोगों से बात कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे होते हैं, लतीफ़े सुना रहे होते हैं,
और उनको बोलने की आदत होती है, उनको कंपनी की आदत होती है, लोगों के साथ इंटरमिंगल हो जाते हैं, लोगों के साथ जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं, दूसरे कल्चर के लोगों के साथ उनको इंटरमिंगल होने में कोई इतना ज़्यादा नहीं इश्यू होता है। ऐसे लोग एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं। अच्छा, कुछ उसके मुकाबले में जो दूसरे लोग जिनके एक्सट्रोवर्जन के ऊपर स्कोर लो होता है वो इंट्रोवर्ट्स कहलाते हैं। जी बिल्कुल, रिवर्स पीपल है, सही बात है शहर। तो वो इंट्रोवर्ट क्या होते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, अपने इमोशंस छुपाते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा ओपन नहीं होते, किसी पार्टी में भी होंगे तो चुप रहेंगे, कोई सवाल करो तो उसका जो थोड़ा बहुत जवाब देंगे, खुद से कभी कोई सवाल नहीं करेंगे, करेंगे तो बहुत कम सवाल करेंगे। लोग मुख्तलिफ तरह के लोगों, मुख्तलिफ कल्चर कल्चर के लोगों, नए लोगों में वो इंटरमिंगल नहीं होंगे, तो ऐसे लोग इंट्रोवर्ट कहलाते हैं। अच्छा, हो सकता है आपके जहन में ये इम्प्रेशन आया हो कि जनाब एक्सट्रोवर्ट बड़े अच्छे लोग होते हैं तो मुझे एक्सट्रोवर्ट बनना चाहिए, और इंट्रोवर्ट इतने अच्छे नहीं होते तो इंट्रोवर्ट से हटना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोवर्ट्स की भी ज़रूरत होती है और एक्सट्रोवर्ट्स की भी ज़रूरत होती है। जो लोग मार्केटिंग में हैं, कस्टमर सर्विस में हैं, वो अगर एक्सट्रोवर्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो लोगों के साथ बात कर सकते हैं, उनको पैसिफाई कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम को सुन सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के जो बाउंड्री है उसके अंदर रहते हुए उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकते हैं। इन डिपार्टमेंट्स में एक्सट्रोवर्ट चलते हैं। लेकिन ये लोग चूंकि अपनी हर बात कह देते हैं, तो इनको एक्सट्रोवर्ट अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में होगा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट आपका एक क्रिटिकल डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, दैट यू कैन नॉट शेयर। इसीलिए आपने देखा होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत कम बोलते हैं, इसलिए कि वो इंट्रोवर्ट होते हो जाते हैं बाय नेचर। उनकी जॉब की नेचर ऐसी होती है कि वो इंट्रोवर्ट वहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो डिफरेंट जॉब्स के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपको जब एचआर में काम करते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि ये जो पोजीशन है इसके लिए आई नीड टू हायर एन इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। और अगर आपने इंट्रोवर्ट हायर करना है तो आप क्वेश्चनायर जो डेवलप करेंगे तो क्वेश्चनायर डेवलप करके उसका इंट्रोवर्ट पे स्केल पे देखेंगे, या एक्स्ट्रोवर्जन के स्केल के ऊपर आप उसे चेक कर लेंगे। जब लो स्केल आ रहा होगा हम कहेंगे दिस पर्सन इज इंट्रोवर्ट एंड दिस पर्सन इज गुड फॉर फाइनेंस डिपार्टमेंट, दिस पर्सन इज गुड फॉर ट्रेजरी डिपार्टमेंट, दिस पर्सन इज गुड फॉर प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो इसलिए और इसी तरीके से किसी का स्कोर हाई आ रहा है एक्स्ट्रोवर्जन में, so that person may be good for dealing with distributors, in that person may be good in marketing sales। तो ये दोनों तरह के लोगों की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये आम तौर पे लोग पढ़ाने में ये गलत बातें करते हैं कि एक्सट्रोवर्ट अच्छे होते हैं या इंट्रोवर्ट बुरे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इंट्रोवर्ट भी अच्छे होते हैं और एक्सट्रोवर्ट भी अच्छे होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को दोनों को कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। अच्छा, निगेटिव इफेक्टिवली क्या है कि भाई कुछ लोग होते हैं वो जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, डिस्ट्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो और उनका मूड जल्दी ऑफ हो जाता है। आप थोड़ी सी कोई बात कहें वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में कहेंगे भाई ये नेगेटिव इफेक्टिवली है, इफेक्टिविटी है इनके अंदर कि ये ज़रा सी कोई चीज़ होगी, थोड़ा सा सिचुएशन चेंज होगा, इन्वायरमेंट चेंज होगा, कोई आदमी कोई जुमला कह देगा तो वो नाराज़ हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, तो हम कहेंगे कि इनकी इफेक्टिविटी नेगेटिव है। और कुछ लोग होते हैं उनको आप कुछ भी बोलते रहे उनको असर नहीं होता, और वो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, आपकी बात का बुरा नहीं मनाते, ऐसे भी लोग होते हैं। तो हम कहेंगे इनकी नेगेटिव इफेक्टिविटी लो है। अब जो आपकी जो मिसाल के तौर पे इसकी सेल्स की जॉब होती है, फार्मास्यूटिकल सेल्स की जॉब है, या आपको इंश्योरेंस सेल्स की जॉब है, उसके अंदर आपको बहुत सारे लोग आपसे मिलना नहीं चाहते, आपसे मिल करके आपकी बातें भी सुनाते हैं। तो यहाँ पे जिसकी नेगेटिव इफेक्टिविटी हाई है वो एक दिन भी नहीं चल सकता। यहाँ पे वही आदमी चलेगा जो नेगेटिव इफेक्टिविटी जिसकी लो है। कस्टमर सर्विस में भी वही आदमी चलेगा जिसकी नेगेटिव इफेक्टिविटी लो है। जनरली नेगेटिव इफेक्टिविटी हाई होने का कोई एडवांटेज नहीं है, तो इसको लो ही होना बेहतर है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं एग्रीएबलनेस होते हैं, जैसे कुछ लड़कियां, अब तो आजकल के ज़माने में ऐसी लड़कियां नहीं आ रही हैं, हमारे ज़माने में होती थी कि वो हर बात पे एग्री कर जाती थी। आप उनसे कुछ भी कहें वो कहती हाँ ठीक है जी, बहुत बहुत बेहतर सरताज। तो वो कि उनके अंदर एग्रीएबलनेस बहुत ज़्यादा थी।
वो हर बात को तस्लीम कर लेती थी, हर बात को मान लेती थी, कोई काम कहो तो कर लेती थी, खाना लेकर आने के लिए कहो, कपड़े इस्त्री करने के लिए कहो, या उनको थोड़ा सा डांट भी दो बेचारियों को तो वो चुप करके सुन लेती थी, हर बात से एग्री कर जाती थी, तो उनकी एग्रीएबलनेस बहुत हाई थी। अच्छा, कुछ होती हैं लड़कियां, जो लड़के भी होते हैं, लड़कियों को मिसाल देने का ये मतलब नहीं है कि मैं कोई लड़कियों पे तनकीद कर रहा हूँ, ये कैरेक्टरिस्टिक लड़कियों में भी हो सकते हैं और लड़कों में भी हो सकता है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि वो बहुत तनक मिजाज होती हैं, किसी बात से एग्री नहीं करती हैं, हर बात की मुखालफत करेंगी, हर चीज़ में अपने चलाने की कोशिश करेंगी, उनको ज़रा से भी फीलिंग आ जाए तो इनके ऊपर बॉसिंग कर रहा है, ख़ासतौर पे आजकल की जो सेंटेनियल जनरेशन है, तो फ़ौरन रिएक्ट करेंगी। कुछ लड़के लड़कियां डांट, क्या कहा आपने यार, तो ये मैं लड़के लड़की मिसाल देना है मतलब नहीं है कि तुम लोग झगड़ा शुरू कर दो, मसला मसला ये है कि तुम लोगों को बात सही तरीके से समझा दो। ठीक है, तुमने क्या लिखा है सर, कुछ लड़कियां डांट अभी भी सुन लेती हैं खामोशी से। अच्छा, तो श्रेदा आप जो है बेसिकली फिर वो एग्रीएबलनेस आप में ज़्यादा है, तो एग्रीएबलनेस ज़्यादा अच्छा होना जो है ना, ये अच्छे एम्प्लॉय जो हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे एम्प्लॉय होते हैं और जो प्रमोट होते हैं और ग्रो करते हैं, उनके अंदर एग्रीएबलनेस ज़्यादा होती है। फौज में अगर आपके अंदर एग्रीएबलनेस है तो आपके चांसेस ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, आप ज़्यादा प्रमोट होंगे, क्योंकि आपका जो बॉस है आपको सख्त काम भी दे रहा है, आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लॉन्ग आवर्स बैठा रहा है आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको छुट्टी पे नहीं जाने दे रहा आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपके अंदर एग्रीएबलनेस बहुत ज़्यादा है, तो ये आपका एक रीज़न बन जाता है प्रमोशन का। अच्छा, एग्रीएबलनेस उस वक्त नुकसानदा हो जाता है जब आप किसी जगह ऐसी पोजीशन पे काम कर रहे हैं जहाँ पे डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग में आप अगर हर एक से एग्री करेंगे देन यू आर नॉट अ गुड डिसीजन मेकर। डिसीजन लेने के लिए तो आपको डिसएग्री भी करना पड़ेगा और आपको स्टेप इन भी करना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा नहीं जनाब मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री कर रहा हूँ, यहाँ पे ये डिसीजन मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। और ख़ास तौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव जब मीटिंग करता है, उसके साथ 10 डायरेक्टर बैठे हुए, सब उसकी बात से अगर एग्री करने लग जाए फिर तो ऑर्गेनाइजेशन में तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस ही रुक जाएगा। दैट्स व्हाई वी से कि conflict is good for organization provided it is taken into a healthy perspective। कॉन्फ्लिक्ट से डिफरिंग पॉइंट ऑफ व्यू आता है, उस पर डिबेट करते हैं और डिबेट करके फिर उसको डिसाइड करते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे एग्रीएबलनेस इज़ नॉट गुड, और जनरली अगर आपके अंदर एग्रीएबलनेस ज़्यादा है तो लोग आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, तो इसलिए एग्रीएबलनेस एक मीडियम लेवल पे होना अच्छी बात है। और बास पोजीशन के ऊपर आपके जो है ना एग्रीएबलनेस अगर लो है, खासतौर पर सीनियर पोजीशन में, एंड यू आर यूजिंग इट इंटेलिजेंटली, तो ये कोई नेगेटिव क्वालिटी नहीं होगी, बल्कि हम कहेंगे ये अच्छी क्वालिटी है, पॉजिटिव क्वालिटी है। चीफ एग्जीक्यूटिव चीज़ों को सुनते ही एग्री नहीं करता बल्कि उसके ऊपर डिबेट करता है और उसके ऊपर डिफरिंग पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आता है और फिर देखता है कि ये एग्री करने का केस है मेरिट पे या नहीं है। तो एग्रीएबलनेस में दोनों चीज़ें हैं। वॉइस नहीं है क्लियर? अच्छा, अच्छा, उसके बाद एक और क्वालिटी होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, और उसका मतलब ये होता है कि आदमी बहुत मेटिकुलसली हार्ड वर्किंग हो और बहुत ज़्यादा वो एथिक्स पे चलता हो, तो हम ऐसे आदमी को कहेंगे भाई उसके अंदर कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है, और ऐसे लोग अच्छे समझे जाते हैं। तो हाई स्कोर इज गुड। अच्छा, आपकी किताब में कोई टेस्ट भी दिए हुए हैं, अगर आप लोगों के पास फुर्सत हो, वैसे तो आप लोग मसरूफ लोग हैं, तो ये इन टेस्ट को ज़रूर दीजिए, अपने स्कोर चेक कीजिए कि एक्स्ट्रावर्जन में, एग्रीएबलनेस में, कॉन्शियसनेस में, ओपननेस टू एक्सपीरियंस में आप कैसे हैं। और ये जस्ट आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगी, और पर्सनैलिटी को डिफाइन करने का मतलब ये है कि आपके क्वालिटी के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। एवरीथिंग इज़ क्वालिटी, कोई भी चीज़ हम ये नहीं कहेंगे कि ये ख़राब क्वालिटी है। हाँ, अगर कहीं पे आप उसको एग्रीएबलनेस की ज़रूरत नहीं है और फिर भी आप एग्री कर जाते हैं, देन यू नीड टू रेक्टिफाई दिस। और एग्री ना करने का ये मतलब नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं जनाब इसमें एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है जो मेरे दिमाग में आया, तो उसमें आप डिफर कर रहे हैं बट विद रेस्पेक्ट और विद डिग्निटी कर रहे हैं, तो वो तो एक मैनेजर के लिए एक ज़रूरी क्वालिटी है।
अच्छा, कॉन्शियसनेस जो है ये वर्ड, इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर परसिवरेंस है, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। और परसिवरेंस का ये मतलब होता है कि आप कॉन्स्टेंटली एक चीज़ के लिए एफर्ट करते रहते हैं जब तक कि आप उसको अचीव नहीं कर लें अपना ऑब्जेक्टिव को। तो जाहिर है कि ये आदमी के अंदर जितना हाई हो उतनी अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई होने का मतलब ये है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ज़्यादा दिल पर ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क करते हैं, आराम का टाइम नहीं लेते, और एज ए रिजल्ट आप जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई स्कोर होना भी बहुत कमाल की बात नहीं है, बहुत कम स्कोर होना तो खैर बिल्कुल कमाल की बात नहीं है। तो इसके अंदर थोड़ा सा मॉडरेटली हाई अगर स्कोर है तो दैट इज़ गुड, क्योंकि आदमी को आराम भी चाहिए, आदमी को लीव भी चाहिए, आदमी को वेकेशंस पे भी जाना चाहिए, आदमी को फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। इसको वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं। तो कॉन्शियसनेस इज गुड, और इसका मतलब ये है कि आपको जो टारगेट दिया जाता है आप उसको अच्छी तरीके से उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। आप ट्रस्ट वर्दी हैं, आपके ऊपर आपके बॉसेस ट्रस्ट कर सकते हैं, आपको हार्ड वर्क वाले काम दे सकते हैं, विच इज़ गुड। लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, वरना ऑर्गेनाइजेशन में जो आदमी इस तरह का होता है तो सारे लोग उसी के ऊपर काम लाद देते हैं, विच इज़ नॉट फेयर। तो ये भी आपको एस्पेक्ट जहन में रखना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो ओपननेस टू एक्सपीरियंस होते हैं, और आजकल के ज़माने में अगर आप ओपननेस टू एक्सपीरियंस का स्कोर आपका हाई नहीं है तो यू मे फेस सम डिफ़िकल्टी। मतलब आप रिस्क ले सकते हैं, आप डेयरिंग हैं, आपके अंदर रिस्क का एपिटाइट है, और आप रिस्क लेना भी चाहते हैं, आप नए नए एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो है हम कहेंगे कि ऐसे दीज पीपल आर ओपन टू एक्सपीरियंसेस। और ओपन टू एक्सपीरियंस लोग कौन लोग होते हैं? जो नए नए ब्रांड्स ट्राई करते हैं, नए नए डेस्टिनेशंस ट्राई करते हैं, और रिस्क लेते हैं लाइफ में। अच्छा, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर ओपननेस टू एक्सपीरियंस इज नॉट नॉट कंसीडर्ड एज अ वेरी गुड क्वालिटी। मिसाल के तौर पे अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेजरी डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए शेयर्स और सेल और परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनोवेशन या बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग कैन बी डेंजरस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे लो टू मॉडरेट रिस्क वाला आदमी ज़्यादा कामयाब रहता है, बहुत ज़्यादा नए नए एक्सपीरियंस करने वाला आदमी कामयाब नहीं रहता। तो लो रिस्क वाले भी अच्छे होते हैं और हाई रिस्क लेने वाले भी अच्छे होते हैं। लेकिन हाई रिस्क में एक मसला ये होता है कि अगर वो हाई रिस्क रेकलेसली ले, विदाउट एनी थॉट प्रोसेस ले, तो वो फिर दैट कैन प्रूव टू बी डेंजरस फॉर दैट इंडिविजुअल और फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स के बारे में आम तो वो ओपननेस टू एक्सपीरियंस उनका है बिल्कुल, उसमें स्कोर भी हाई होगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर के बारे में ये कहना है कि वो हाई रिस्क लोग होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। वो बिल्कुल हाई रिस्क नहीं होते। हाँ, वो नए एरियाज को ज़रूर ट्राई करते हैं, नए एवेन्यूज़ को ज़रूर ट्राई करते हैं, और वहाँ पे वो कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे होते हैं। उनको अंदाज़ा होता है कि मैं अगर इतने आगे तक जाऊँगा तो मेरे लिए चीज़ों को कंट्रोल करना आसान रहेगा, अगर मैं इससे भी आगे जाऊँगा देन आई विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, और लाइफ में रिस्क लिए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो वो भी एक रिस्क है, क्योंकि आप घर के अंदर रहते हैं तब भी रिस्क है। आपने देखा नहीं, अभी बारिशों में लोग घर के अंदर थे, घर की छत बैठ गई। तो रिस्क तो आपको हर जगह मिलेगा। आप जब कोई काम करेंगे तो आपका रिस्क का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन जब तक कि आप रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे? आप पढ़ने के लिए पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे, आप जॉब के लिए पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे, तो ये सब तो रिस्क है ना। और उसी तरीके से आप नए फील्ड्स नहीं ट्राई करेंगे यंग एज में, तो ये सब रिस्क है। तो लेकिन अगर आप ये रिस्क नहीं लेंगे तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे? लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना होता है, लेकिन रिस्क लेने के लिए याद रखिए कि दोज रिस्क शुड बी as much calculated as you can do calculation। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को या नहीं आ रही है? आ रही है सर। हाँ, तो ये जो है तुम लोग अपना टेस्ट करके देखना कि क्या स्कोर आया, ठीक है? फिर देन यू कैन डिस्कस विद मी एज वेल, और स्कोर के हिसाब से। जी सर, जी आ रही है। बोले वलीद? यस।
आप अपने लिए करियर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने लिए फ्यूचर डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। भाई मेरी ये पर्सनैलिटी है तो मुझे इस तरह जाना चाहिए। ये थोड़े से इतने रिफाइंड टेस्ट नहीं है। मैंने जब अपने टाइम में रिफाइंड टेस्ट दिए थे ऑर्गेनाइजेशन के में एंट्री के लिए, तो उसके अंदर 400 क्वेश्चंस थे जो कि मुझे करने थे। तो उससे ज़्यादा रिफाइन होकर के आपकी पर्सनैलिटी सामने आती है। मेरे पास वो सारे टेस्ट रखे हुए हैं, पर इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट्स कि मैं किसी का टेस्ट लूँ, फिर उसको एनालाइज करूँ और फिर उसको कम्युनिकेट करूँ। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स, इसलिए मैं उन टेस्ट को यूज़ नहीं करता हूँ क्लास में। बट इन टेस्ट से आपकी पर्सनैलिटी पता चल जाती है, आपका लीडरशिप का स्टाइल पता चल जाता है, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, और वो फिर आपके लिए ज़्यादा बेहतर फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट थिंग इज लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल यानी कि सेंटर ऑफ कंट्रोल। सेंटर ऑफ कंट्रोल कुछ लोग समझते हैं कि हमारे अंदर हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर हम चीज़ों को मैनेज वे में चलें तो थिंग्स लेकर चलें, एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेकर चलें, एक प्लान वे में लेकर के चलें, तो चीज़ें जो भी आउटकम आएगा दैट विल बी आवर डिजायर्ड आउटकम। तो वो ये समझते हैं कि हमारा जो कंट्रोल है सारा का सारा, वो हमारा इंटरनल है। इंटरनली वी हैव पावर टू कंट्रोल अवर परफॉर्मेंस, कंट्रोल द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी कैन कंट्रोल इवन जॉब चॉइसेस एंड करियर चॉइसेस। तो ऐसे लोग इंटरनल्स कहलाते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो सारे हालात हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान में रिसेशन है, पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, लाखों लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, मुझे भी नहीं मिल रही। इसलिए कि सारा जो कंट्रोल आपने दे दिया, किसको दे दिया? इन्वायरमेंट कंट्रोल कर रहा है, इन्वायरमेंट आपको कंट्रोल कर रहा है, और आप इन्वायरमेंट के सामने बेबस हैं, बिकॉज इन्वायरमेंट इज़ वेरी पावरफुल। और इन्वायरमेंट के अंदर इतने सारे एक्टर्स हैं और इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो उस मुकाबले में आपके अकेले की क्या हैसियत है? तो अगर आपकी इस तरह की सोच होती है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, और जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी, तो ऐसे आदमी को एक्सटर्नल्स कहते हैं। और दोनों तरह के लोग दुनिया में होते हैं। और जो मिसाल के तौर पर प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है इंटरनल्स की, कि वो अपने इंटरनल प्रोसेसेस को बेहतर करते हैं, वो अपने इंटरनल प्रोडक्ट्स को बेहतर करते हैं, और जो ह्यूमन रिसोर्स वो हायर करते हैं, टॉप ह्यूमन रिसोर्स हायर करते हैं, ताकि वो इंटरनली कंट्रोल कर सकें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल्स। और जो इंटरनल्स होते हैं वही कामयाब होते हैं ज़्यादा, और जो एक्सटर्नल्स होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मुझसे तो होगा ही नहीं, और वो इसलिए नहीं होगा कि इतने सारे फैक्टर्स हैं कि दे विल बीट मी, आई विल बी डिफीटेड। तो वो फिर एक्सटर्नल्स होते हैं। दोनों तरह की पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हैं। जो एक्सटर्नल टाइप के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाते। अच्छा, सेल्फ स्टीम क्या होता है? कि सेल्फ स्टीम का मतलब ये है कि आप अपने आप को कैसे रेट करते हैं, आप अपने आप को कैसे समझते हैं। जब तक कि आप अपने बारे में, इफ यू विल नॉट फील गुड अबाउट योर सेल्फ एज इंडिविजुअल, तो हम कहेंगे कि आपका सेल्फ स्टीम बहुत लो है। जिसका सेल्फ स्टीम लो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये रिसर्च से साबित है ये बात। जिसका सेल्फ स्टीम हाई होता है वो जो है वो तरक्की करता है। यानी जो समझता है अपने आप को कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर पावर है, मेरे अंदर एनर्जी है, मेरे अंदर इंटेलिजेंस है, मेरे अंदर प्लानिंग की स्किल है, और मैं इन स्किल्स के ज़रिए से दूसरों को आउट परफॉर्म कर सकता हूँ। तो आपका सेल्फ स्टीम आपको आगे लेकर के जाता है। तो जब तक कि आप अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करेंगे, दुनिया आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। आप अपने आप को कहेंगे मैं कॉम्पिटेंट हूँ, मैं फाइटर हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, हम कहेंगे जनाब आपकी सेल्फ स्टीम बहुत हाई है। ठीक है, सेल्फ स्टीम हाई की एग्जाम्पल अगर आपने देखनी है तो इमरान खान को देख लीजिए, वो बहुत हाई सेल्फ स्टीम का आदमी है। इसीलिए जब वो क्रिकेट में गया तो आपने देखा कि वो स्ट्रगल किया उसने लाइफ के शुरू में, क्योंकि वो तो आया था एज ए बैट्समैन नहीं चला, फिर उसने बॉलिंग पे मेहनत की, फिर ऐसे बॉलर आया, फिर बैट्समैन भी अच्छा हो गया। आपको पता है फिजिकल फिटनेस पे कितनी तवज्जो देता है, आज तक देता है, ही 70। और वो उसका सेल्फ स्टीम चूँकि बहुत हाई था, तो वर्ल्ड कप भी उसने पूरी जान लगा दी और लोगों को, लड़कों को मोटिवेट करके वर्ल्ड कप जीता वो।
फिर उसके बाद उसको दुनिया में और कुछ भी करना चाहता था, उसको लगता था कि मैं कर सकता हूँ, उसने करके दिखा दिया, उसने हॉस्पिटल भी बना दिया, उसने यूनिवर्सिटी भी बना दी। फिर उसके बाद उसको उसके सेल्फ स्टीम ने कहा कि मैं इससे भी ज़्यादा परफॉर्म कर सकता हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर भी बन गया। तो ये आपका सेल्फ स्टीम है जो कि आपको मूव करता है। और जब आप अपने बारे में सोचेंगे यार मैं तो बेकार आदमी हूँ, हर जगह मैं हार जाता हूँ, मुझसे तो कंपटीशन होता नहीं है, दूसरे लड़के ज़्यादा अच्छे काबिल है, निकल जाते हैं, तो आपने खुद हार तस्लीम की है। तो ये बात जहन में रखिएगा कि शिकस्त उस वक्त होती है जब आप उसे एक्सेप्ट कर लें। जब तक कि आप शिकस्त को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप फाइट करेंगे, आपके पास चांसेस है कि यू मे विन। जब तक आप रिंग के अंदर है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी यू विल विन। जिस टाइम पे आपने रिंग छोड़ दिया तो आपने अपनी हार तो खुद एक्सेप्ट कर ली ना। तो इसलिए ये सेल्फ स्टीम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टू बी। और कुछ लोगों को ये आदत होती है, मगर प्रॉब्लम होती है कि वो अपने आप को गालियां देते रहते हैं, बैठकर कोने में उड़ते रहते हैं, अपना दिमाग खराब करते रहते हैं, और फिर उनका सेल्फ स्टीम लो होता चला जाता है, और एज ए रिजल्ट उनकी परफॉर्मेंस भी लो होती चली जाती है। तो आपका सेल्फ स्टीम आप खुद बनाएंगे। दूसरे लोग थोड़े देर मोटिवेशन के लिए दो चार जुमले कह सकते हैं आपको, लेकिन सेल्फ स्टीम बेसिकली आप इंटरनली अपने आप को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या आप अपने आप को बहुत बड़ा फाइटर समझते हैं, बहुत अच्छे कैरेक्टर का समझते हैं, बहुत बड़ा आप इंटेलिजेंट आदमी समझते हैं, देन यू आर। और अगर आप समझते हैं कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, आप फाइटर नहीं हैं, आप खराब आदमी हैं, देन यू आर। तो ये सेल्फ स्टीम है जो कि आपको ये बिलीव कराता है कि मैं बिल्ली नहीं हूँ बल्कि शेर हूँ। जब अपने आप को शेर समझते हैं, शेर की तरह दहाड़ते हैं, शेर की तरह शिकार करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेल्फ मोटिवेशन में ही आता है। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है कि आप खुद अपने आप को कैसे समझते हैं। जाहिर है उसके अंदर सेल्फ में एफिलिएशन, मोटिवेशन भी एक पार्ट है। अच्छा, कुछ लोगों के अंदर जो है ना, वो नीड फॉर अचीवमेंट का एक जरासीम होते हैं, वो अचीवमेंट के बगैर रह नहीं सकते। तो हम कहते हैं उनका नीड फॉर अचीवमेंट बहुत हाई है। एंड इमरान खान इज एन एग्जाम्पल, उसकी नीड फॉर अचीवमेंट इज वेरी हाई। पहले उसने जो है वो जाकर के एचिसन में एडमिशन लिया। एचिसन टॉप कॉलेज है लाहौर का, जैसे यहाँ का कराची ग्रामर स्कूल है। फिर उसने जाकर के ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लिया, वहाँ से पढ़ाई की, फिर क्रिकेट खेला, फिर क्रिकेट में उसने नाम कमाया, बेहतरीन बॉलर था अपने वक्त का, रिलायबल बैट्समैन था। फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल बनाया, फिर उसने मियाँवाली में यूनिवर्सिटी बनाई, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्राइम मिनिस्टर से भी निकल गया, तो अभी भी नहीं, उसका नीड फॉर अचीवमेंट इतना हाई है कि वो फिर अभी भी वो स्ट्रगल कर रहा है उसके लिए। तो बाज़ लोगों के अंदर नीड फॉर अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कभी भी गिव अप नहीं करते। तो पर्सनालिटी के ये वो ट्रेड्स हैं जो कि आप खुद अपने अंदर डेवलप करेंगे। ठीक है, कोई एक्सटर्नल मोटिवेटर हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, और दोस्त हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये आप अपने अंदर खुद पैदा करते हैं। इसके अंदर लिए हम लीडरशिप जब पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि सेल्फ टॉकिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेल्फ इमेजरी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेल्फ टॉकिंग क्या है? आप अपने आप से बातें करें आईना के सामने, और अपने आप से बातें करके अपने आप को यकीन दिलाएं कि जनाब मेरी नीड फॉर अचीवमेंट बहुत हाई है, मैं कर सकता हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने सारी एबिलिटीज़ दी है, मैं हैंडसम भी हूँ, मैं वेल बिल्ट भी हूँ, मेरे अंदर एनर्जी भी है, मैं इंटेलिजेंट भी बहुत हूँ, मैं हार्ड वर्क कम कर रहा हूँ, अगर हार्ड वर्क मैं ज़्यादा करूँ तो मैं सबको और परफॉर्म कर सकता हूँ। जब आप आईने के सामने खड़े होकर के बोलते हैं, इसको सेल्फ टॉकिंग कहते हैं। एंड सेल्फ टॉकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल। बाद लोग की आदत होती है वो बोल रहे होते हैं अपने आप को, वो सेल्फ टॉकिंग कर रहे होते हैं, एंड विच इज़ ए वेरी गुड टूल फॉर योर सेल्फ टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी। और उसके बाद सेल्फ इमेजरी क्या होता है कि आप अपने आप को दिमाग में इमेजिन करें कि मैं तो बहुत बड़ा दहाड़ता हुआ शेर हूँ, और मैं तो इतना पावरफुल हूँ, मैं तो इतना एनर्जेटिक हूँ, मैं तो इतना कनिंग हूँ, मैं तो इतना स्किलफुल हूँ, और मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूँ, मेरी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स इतनी स्ट्रांग है। जब आप ये सोचेंगे तो आपके अंदर ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाएगी।
ओके, तो नीड फॉर एफिलिएशन क्या होता है? देखिए, हम ये चाहते हैं, हम जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ से एफिलिएटेड रहना चाहते हैं, हमें वहाँ पे रिकग्नाइज किया जाए, हमें वहाँ पे मोहब्बत दी जाए, और आपका भी फर्ज है कि आप दूसरों को ये रिटर्न करें। जैसे मिसाल के तौर पे आप अगर घर में रहते हैं तो ज़ाहिर है घर एक यूनिट है, उसमें आपके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, आप वहाँ से एक एफिलिएशन फील करते हैं। जब आप एफिलिएशन फील करते हैं, और एफिलिएशन स्ट्रांग उस वक्त होती है जब आपको माँ की मोहब्बत मिले, बाप की मोहब्बत मिले, भाई की मोहब्बत मिले, बहन की मोहब्बत मिले, आपकी एफिलिएशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि मुझे यार मेरे तो भाई ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, मेरी बहन ने फलां वक्त पे ऐसे कर दिया मेरे साथ, मेरे अब्बा तो मेरे साथ कभी सही रहे नहीं। तो क्या होगा कि उसका जो मेंटल जो लेवल है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव थिंकिंग खत्म होकर के नेगेटिव थिंकिंग आना शुरू हो जाएगी। तो आपने अपने उस पॉजिटिव थिंकिंग को रीइंफोर्स करना है और नेगेटिव थिंकिंग से जान छुड़ानी है। जब तक कि आप अपने दिमाग से नेगेटिव थिंकिंग को नहीं निकालेंगे, और जब तक कि आप एक्सटर्नल बने रहेंगे कि फलां ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, अब्बा ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, अम्मा ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, भाई ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, चचा ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, आप क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल बने हुए हैं। तो जब आप एक्सटर्नल बने हुए हैं तो लोकस ऑफ कंट्रोल आपके पास नहीं है, बल्कि लोकस ऑफ कंट्रोल दूसरों के पास है, तो दूसरे आपको कंट्रोल करेंगे। आप चाहते हैं कि लोकस ऑफ कंट्रोल आपके पास आए, तो आप अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग पैदा करें। ये मैनेजमेंट का उसूल है। मैनेजमेंट में ऐसे ही लोग कामयाब होते हैं। तो आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो वहाँ पे भी आपकी अगर मेहनत करते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के लिहाज से रहते हैं, तो आपको लोग अच्छा कहेंगे, लाइक करेंगे, और आपकी जो है एफिलिएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रांग हो जाएगी। जब स्ट्रांग हो जाएगी तो आप ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करेंगे विद द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोगों के अंदर होता है कि दे नीड पावर, उनको पावर का शौक होता है, और पावर का मतलब ये है कि योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। आपके अंदर अगर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर स्ट्रांग है तो आपकी नीड फॉर पावर ज़्यादा है, और आप अगर दूसरों को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं तो आपकी नीड फॉर पावर लो है। आजकल ये सब भी जुमले चले हुए हैं कि जज नहीं करो और ये सब नहीं करो, तो मैं तो खैर ये सब पे बिलीव नहीं करता। वजह ये है कि जब तक कि आप सिचुएशन को इवेलुएट नहीं करेंगे, इंडिविजुअल्स को इवेलुएट नहीं करेंगे, आप इवेलुएट करें, कोई भी वर्ड यूज़ करें, जज का वर्ड यूज़ कर लें, तो आप डिसीजन कैसे लेंगे? डिसीजन नहीं लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जी। तो ये जनाब, ये सब नीड फॉर पावर, बाद लोगों की नीड फॉर पावर बहुत स्ट्रांग होती है, बाद लोगों की नीड फॉर पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो कोई अगर किसी की नीड फॉर पावर स्ट्रांग नहीं है तो वो मैनेजरियल जॉब की बजाय वो कोई एक्सपर्ट वाली जॉब कर सकता है, टेक्निकल जॉब कर सकता है, डिज़ाइन की जॉब कर सकता है, आईटी की जॉब कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर वो एक नया बिल्कुल टॉपिक शुरू हो रहा है। यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा, और यहीं तक आप एग्जाम में भी आएगा, मिड टर्म में। मिड टर्म इज ऑन सैटरडे फ्रॉम 7 o'clock to 8 o'clock, पेज 68 तक आएगा। ओके, कोई क्वेश्चन है तो पूछो तुम लोग। पेज 68 तक आएगा, राइट? तो शेयरिंग का मसला ये सर फिजिकल, क्या? हाँ, जो सर मैं जो पूछ जो रहा था हाइब्रिड कि स्टूडेंट है उनका फिजिकल एग्जाम होगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उनका ऑनलाइन एग्जाम होगा, बट दिस विल बी 7 to 8 सैटरडे सर 7 दूसरा to ये 8। पूछना चाह रहा था कि ये जो बुक है ये हार्ड में कहीं अवेलेबल होगी? किसमें अवेलेबल होगी? हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी। मेरे पास तो है, बाजार में भी नहीं होगी। सर, वैसे वैसे कहीं अवेलेबल होगी कि मैंने बहुत सारी जो जगह पता किया वहाँ पे है नहीं। क्यों? मैंने तो बड़े आराम से खरीद ली थी। कहाँ रखी है? तुम लोगों को दिखाया भी है, किताब है मेरे पास, ये सामने रखी हुई है। ठीक है, बिल्कुल अवेलेबल है, ऐसी कोई बात नहीं है। हार्ड कॉपी में मैं ऐसी कोई किताब यूज़ नहीं करता जो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो। तो आप उर्दू बाज़ार से ख़रीद लीजिए, वो, और उर्दू बाज़ार नहीं जाना चाहते हैं तो उर्दू बाज़ार में किसी को फ़ोन कर लीजिए, मेहरान बुक वाले को फ़ोन कर लीजिए, वो आपको घर पे पहुँचा देगा, 200 रुपये एक्स्ट्रा लेगा वो डिलीवरी के। मार्केट में अवेलेबल है, राइट? श्योर सर।
और अगर मार्केट में फॉर एग्जाम्पल आपकी बात मान भी लूँगा अवेलेबल नहीं है तो 70 पेजेस का प्रिंट आउट निकाल लें, और 70 पेजेस तो होंगे भी नहीं, दरमियान में जो एक्सरसाइज के पेजेस हैं तो मुश्किल से 35-40 पेजेस होंगे, तो प्रिंट आउट निकाल के गुजारा कर लें। ओके, बट दिस इज अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, तो थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम सर। ओके सर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके, यू टू, अल्लाह हाफिज। Okay, sir. Thank you so much. अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Okay, sir. Allah Hafiz. Thank you, sir. अल्लाह हाफिज। सर इसका जो है यूट्यूब का